जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की वर्क असिस्टेंट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आज का हमारा पहला वीडियो रहेगा साइंस की क्लास का और रोज शाम को आपको कंटिन्यूसली ऐसी रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेगी। हम इन क्लासेस में ऐसे ही क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर प्लस इसके साथ में आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जितने भी एग्जाम होते हैं, आप सभी जानते हो DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है आपका बार्क। उसके साथ साथ एक आता है बार्क, उसके साथ साथ आता है आपका एनएफसी को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ आता है आपका एनपीसीआईएल के बाद आपका ईसीआईएल। तो ईसीआईएल जो है यह भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ही आता है। और जो आपका हेवी वाटर बोर्ड है, हेवी वाटर बोर्ड भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। इनमें जो भी एग्जाम का पैटर्न रहता है एज इट इज सेम रहता है। मतलब आपका फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 150 मार्क के होंगे। सेकंड जो आपका पेपर होगा वो भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह भी 150 मार्क के होंगे। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर रहेगा इसमें 20 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है आपके जीके के पूछे जाना है। तो आज हम उसी से रिलेटेड यह क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्लास में आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब इन जो डिपार्टमेंट का अभी मैंने आपको बताया था इनमें पूछे जा चुके। तो आपके लिए पूरी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्लास को अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते। जो लोग चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर से कर दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि फूल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है इसमें फ्रेमोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, एगेस्टोलॉजी और पेनिनोलॉजी। तो देखिए जो फूलों का अध्ययन होता है, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा एंथ्रोलॉजी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें पूछा गया है मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। इसमें क्या पूछा गया है आपको, मानव रक्त जो है इसका पीएच मान बताना है। देखिए जो पीएच मान होता है यह होता है 7 और इसके बाद में अगर 7 में प्लस में जाएंगे जैसे कि 7.1, 7.2 तो इधर क्षारीय मान होते हैं। और अगर 7 से माइनस में जाते हैं, माइनस में जैसे कि यहाँ पे आप मान लो 6.9 है, 6.8, 5.0 ऐसा, तो इधर होता है अम्लीय। लेकिन जो रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो यह हमारे क्वेश्चन जो है इसी लेवल के पूछे जाएंगे आपको बार्क के भी एग्जाम में, आपका जो सेकंड एग्जाम होगा उसमें भी और फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें भी। तो इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेगी। देखिए अभी से आपको क्लास लेना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब एग्जाम टाइम आएगा तब आप इसका रिवीजन भी कर सकते हो। अभी से आप सोच रहे होंगे कि अभी तो एग्जाम डेट नहीं है, आपकी एग्जाम डेट भी जल्द ही आ जाएगी, इसकी अपडेट भी आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें पूछा गया है हीमोग्लोबिन एक क्या है। क्या पूछा गया है इसमें, हीमोग्लोबिन एक है। तो देखिए इसमें आपको बताना है हीमोग्लोबिन क्या है। क्या है यह, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या विटामिन है। देखिए हीमोग्लोबिन होता है एक प्रकार का प्रोटीन। तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा गया है, हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। क्या पूछा गया है, मानव शरीर में या हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन और ऑप्शन है यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है ये सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है। अधिकतर कहाँ से प्राप्त होता है, तो ध्यान में रखिएगा विटामिन डी जो है ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है मानव शरीर को और यह तेजी से बनने वाला विटामिन है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए, बी और सी, डी में से कौन सा विटामिन सबसे जल्दी बनता है, सबसे तेजी से बनता है, उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा विटामिन डी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए जो होता है यह जो होता है इसकी कमी से रोग, इसको कहते हैं रतौंधी। कौन सा होता है, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। वैसे ही विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी जो होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ध्यान में रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें बताना है हमारी मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसमें संचय से थकान होती है। देखिए जो मांसपेशियां होती है मानव शरीर की, इसमें किस चीज़ के
जमाव से या किस चीज़ के संचय से जो है थकान महसूस होती है? ऑप्शन डी इसमें लैक्टिक एसिड, बी ऑप्शन है पायरुविक एसिड, सी ऑप्शन है बेंजोइक एसिड और डी ऑप्शन है यूरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा आपका लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है नसों में या मांसपेशियों में तो थकान महसूस होती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग है, क्या पूछा गया है इसमें? पृथ्वी का पलायन वेग है, इसमें ऑप्शन दिया आपके 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आप मीटर कर दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन है 11.2, सी ऑप्शन है 15.0 और डी ऑप्शन है 21.1। तो देखिए पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो यह होता है आपका 11.2 या 11.20 मीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से पृथ्वी की सतह से ऊपर कोई वस्तु फेंकी जाती है तो वो पुनः वापस पृथ्वी की ओर लौट के नहीं आती, इसे पलायन वेग कहा जाता है। इसका मान होता है 11 ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें रॉन्ग आंसर कौन सा है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एनीमोमीटर, क्या यह हवा की गति को दर्शाता है? बी है एमीटर, यह विद्युत धारा को दर्शाता है। सी है टेकोमीटर, यह अंतर दबाव को दर्शाता है। या डी है पायरोमीटर, यह उच्च तापमान को दर्शाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो टेकोमीटर होता है यह अंतर दबाव को नहीं दर्शाता है। और इसी के साथ साथ अगर पायरोमीटर की बात की जाए तो ये हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है, जैसे जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ आदि होती है उसमें पायरोमीटर का यूज़ होता है। एनीमोमीटर जो होता है यह हवा की गति को दर्शाता है और अमीटर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक है, इससे विद्युत धारा चेक की जाती है। तो 1, 2 और 4 जो है राइट हो जाएगी, लेकिन सी जो है यह करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो यही इसमें पूछा गया था कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एल्कोहल के पानी के मिश्रण से पानी को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? जो विधियां दी गई है उसमें फर्स्ट है आपकी डिटेक्टेशन, सेकंड विधि है वाष्पीकरण, डी और सी नंबर की विधि है आपकी उच्च बनाने की क्रिया और डी नंबर में बताया गया है यहाँ पे आसवन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आसवन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आसवन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि आप सभी लोग जो भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में क्या करेंगे हम, जैसे हमारी 10 क्लासेस लगभग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद टेलीग्राम में रोज़ शाम को 8 बजे क्विज स्टार्ट करेंगे। एक क्विज किया करेंगे लगभग 20 से 30 क्वेश्चन का, और वहाँ आपके बार्क से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगी, जिसमें आपके साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, जीएस के जीके के क्वेश्चन रहेंगे, साइंस और जीके के, उसके साथ साथ हो सके तो मैथ्स की भी क्वेश्चन रहेगी। और इसमें क्या होगा कि जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाएंगे उससे आपको आकलन हो जाएंगे आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। तो जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी लगभग वहाँ पर लगभग 1500 से 1800 के बीच में कुछ लोगों ने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो आप भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, जो मानव हृदय होता है इसमें कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं, जिसमें कि 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। कौन कौन होते हैं ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर में अगर पूछ लिया जाए कि कितने आलिंद होते हैं तो ध्यान में रखिएगा आलिंद जो होते हैं वो 2 होते हैं, और इसी को कहा जाता है एक होता है निलय। तो निलय के कितने कक्ष होते हैं? तो ध्यान में रखिएगा निलय के भी 2 होते हैं, टोटल होते हैं 4। तो यहाँ पे पूछा गया था कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है निम्न में से किस धातु को जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग किया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। देखिए आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फिजिक्स से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बायोलॉजी से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं बाहर के एग्जाम में होता है भौतिक विज्ञान, मतलब जिसको आप फिजिक्स कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे जब हमारे मिक्सअप वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की क्लास आपके लिए जरूर से लेके आएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से किस धातु को जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग किया जाता है? देखिए लोहे को जंग मुक्त बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन दिया है इसमें, क्या एल्यूमिनियम का करेंगे, क्या कार्बन का करेंगे, क्रोमियम का करेंगे या टीन का करेंगे? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 क्रोमियम।
जो क्रोमियम होता है, आप जानते हो कि निकिल और क्रोमियम का यूज़ किया जाता है जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे को। कौन कौन सा? एक होता है आपका निकिल और दूसरा होता है आपका क्रोमियम। तो यह दो धातुएं ऐसी होती है, क्रोमियम और निकिल, इनको जंग मुक्त बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोहे को जंग मुक्त बनाने के लिए किस धातु का यूज़ किया जाता है? तो क्रोमियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एथलीट फुट नामक बीमारी है जो किसके कारण होती है? तो देखिए ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन दिया है कवक, सी ऑप्शन दिया है प्रोटोजोआ और डी ऑप्शन दिया है नेमाटोडा। देखिए एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है किसके कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवकों के कारण होती है एथलीट फुट नामक बीमारी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग का उपयोग किया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यह भी ध्यान में रखिएगा। क्या बोला इसमें? नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग का उपयोग किया जाता है? देखिए जब आई डोनेट की जाती है तो आई डोनेट करते समय उसको पूरा यूज़ नहीं किया जाता, मतलब पूरा उपयोग में नहीं लिया जाता है, बल्कि उसका जो कार्निया वाला भाग होता है तो कार्निया यूज़ किया जाता है, या कार्निया को ही निकालकर एक आंख से दूसरी आंख में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेत्रदान के समय आँख के किस भाग का यूज़ किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा नेत्रदान के समय आँख के कार्निया वाले भाग को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद का प्रमुख संघटक क्या है? क्या पूछा है इसमें? शहद जो होता है, शहद का प्रमुख संघटक क्या है? तो देखिए ऑप्शन दिए इसमें, क्या शहद ग्लूकोज का संघटक है, माल्टोज का है, फ्रक्टोज का है या सुक्रोज का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका जो शहद होता है यह होता है शहद फ्रक्टोज का संघटक। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको एनएमडीसी के एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है एनपीसीआईएल में और उसके साथ साथ एनएफसी में। एनएफसी के तो अभी तक 2 ही बार एग्जाम कंडक्ट कराया गया है जहाँ तक मैं जानता हूँ, और इसके बाद में आपके हेवी वाटर बोर्ड में तो ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए थे, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है, क्या वैक्यूम में होता है? बी ऑप्शन है क्या जल में होता है, या वायु में होता है, या लोहे में होता है? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिएगा। ध्वनि का जो वेग होता है न्यूनतम होता है वैक्यूम में या निर्वात में, निर्वात को ही वैक्यूम कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि का वेग न्यूनतम कहाँ होता है, तो ध्यान में रखिएगा वैक्यूम में या निर्वात में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है। लेकिन सर्वाधिक ध्वनि का वेग कहाँ होता है, तो ध्यान में रखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आएगा लोहा। मतलब कि जो धातुएं होती है, धातुओं में या ठोस में, किसमें? धातुओं में या ठोस में सर्वाधिक होता है ध्वनि का वेग। और उसके बाद आता है नंबर किसका? द्रव का। मतलब सबसे पहले होगा ठोस में ध्वनि का वेग, उससे कम होगा द्रव में, और द्रव से भी कम काय में होगा तो होगा गैस में। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, या तो फिर धातुओं में या लोहे में। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो ध्यान में रखिएगा। हमको पूछा गया था न्यूनतम ध्वनि का वेग, तो वैक्यूम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर यही क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक काय में होता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि प्रकाश का जो वेग होता है यह सर्वाधिक कहाँ पर होता है और प्रकाश का वेग ही सबसे कम कहाँ पर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं किन लोगों का किन लोगों का आंसर जो है राइट आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मानव कानों में कितनी हड्डियां मौजूद होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। इसमें पूछा है मानव कानों में कितनी हड्डियां मौजूद होती है। ऑप्शन है यहाँ पर 4, बी ऑप्शन है आपका 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है यहाँ पर 9। देखिए जो मानव कर्ण होता है, मानव कानों में कुल हड्डियों की संख्या होती है 6, तो आपका जो है सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। इसमें पूछा गया है एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में किसके कारण घूमता है? देखिए कोई भी उपग्रह होता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के आसपास मान लो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, यह चक्कर लगाता है, तो यह किस गति से या किस कारण से, किस बल के कारण चक्कर लगाता है? ऑप्शन दिया यहाँ पे केंद्रापसारक बल, बी ऑप्शन दिया है अभिकेंद्रीय बल, सी ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण बल और डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो चंद्रमा या उपग्रह है, यह पृथ्वी जो है आपकी, पृथ्वी यहाँ पर देख लीजिए, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। पृथ्वी के आसपास यह है आपका चंद्रमा, और चंद्रमा पृथ्वी के आसपास जो चक्कर लगाता है यह लगाता है आपका अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है एक पेंडुलम की समयावधि होती है। इसमें ऑप्शन दिए क्या इसकी लंबाई पर निर्भर करती है, बी ऑप्शन दिया है द्रव्यमान पर निर्भर करती है, सी ऑप्शन दिया है यहाँ पे समय पर निर्भर करती है और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे तापमान पर निर्भर करती है। देखिए पेंडुलम एक प्रकार की घड़ी होती है और इसकी जो
समयावधि है यह किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो यह लंबाई पर निर्भर करती है। किस चीज़ पर निर्भर करती है, लंबाई पर निर्भर करती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है और उसमें यही क्वेश्चन में कई स्टूडेंट जो रॉन्ग आंसर देके यहाँ पे तापमान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि पेंडुलम का जो समय काल होता है, समयावधि होती है, यह गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है, क्यों? तो यहाँ पर तापमान पर निर्भर करता है, मतलब कि तापमान अधिक होने के कारण बढ़ जाती है, ऐसा कई लोग आंसर करते हैं, जो कि उनका रॉन्ग आंसर है। देखिए, पेंडुलम का कार्य होता है समय बताना या समय दिखाना, और इसमें जो इसकी लंबाई होती है गर्मी के दिनों के कारण क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसकी लंबाई पर ही निर्भर करता है इसका समयावधि, और तापमान अगर हाई हो जाएगा तो इसकी लंबाई भी थोड़ी बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ जाएगी तो इसकी समयावधि कम हो जाएगी। तो इसलिए याद रखिएगा कि पेंडुलम जो है इसकी समयावधि लंबाई पर निर्भर करती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जंग लगने की स्थिति में लोहे का भार होगा। क्या जंग लगने के बाद में या जंग लगने पर लोहे के भार में वृद्धि हो जाएगी? क्या लोहे के भार में कमी हो जाएगी? या वह समान बना रहेगा एज इट इज वैसी वजन में? और डी ऑप्शन है क्या अनिश्चित रहेगा, मतलब क्रमवार बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो ये देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंग लगने पर जो है लोहे के भार में वृद्धि होती है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, इसमें क्या पूछा गया है, देखिए यह क्वेश्चन है आपका, मेल्बोनियम ग्रंथि स्थित होती है। ऑप्शन है इसमें ए कान में, बी नाक में, सी त्वचा में और डी नेत्र में। देखिए जो मेल्बोनियम ग्रंथि होती है यह कहाँ पर स्थित होती है, तो याद रखिएगा नेत्र या मानव आग जो होता है इसमें होती है मेल्बोनियम ग्रंथि। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेल्बोनियम ग्रंथि नेत्र में स्थित होती है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, हमारे शरीर का भार अधिकतम निम्न से बना होता है। देखिए मजेदार क्वेश्चन है यह। इसमें क्या पूछा गया, हमारे शरीर का भार निम्नतम बना होता है क्या हड्डियों से? बी ऑप्शन है शरीर के अंग से, सी ऑप्शन है पानी से और डी ऑप्शन है त्वचा से। देखिए शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है पानी या जल, लगभग 60 से 70% जो है शरीर में जल पाया जाता है। इसी के कारण जितने भी ऊतक कोशिका आदि बनी होती है इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल ही पाया जाता है या पानी ही पाया जाता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमारे शरीर का अधिकतर भार जो है बना होता है पानी के कारण। तो सी इज़ द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो यह हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं करते उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि क्या है और भी स्टूडेंट के पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जल्द ही क्विज करवाएंगे और क्विज के माध्यम से आपके कई क्वेश्चन वहां पर भी सॉल्व हो जाते जाएंगे और आपको क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन कितने स्टूडेंट है उसमें अप्लाई करते हैं, मतलब कि कितने स्टूडेंट उसमें भाग लेते हैं, उस हिसाब से आप आकलन लगा सकते हो कि आपका लेवल क्या रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। जो लोग चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।